पता तो अमेरिका का एक फिलाडेल्फिया नाम का शहर है, वो पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी सिटी के नाम से जाना जाता है कि वो वहाँ आपको रोडों पर ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिख जाएंगे, लेकिन वे ज़ॉम्बी नहीं, असल में वे ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा इतना ड्रग्स लेते हैं जिससे उनको पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी का आरोप किस पर लगा है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस। देखो, जो निकोलस मादुरो थे ये बाकायदा चुनाव जीते थे, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था। वो तो चाहते कि हमारा व्यक्ति कौन, जॉन गैडो वहां का राष्ट्रपति बने, लेकिन वो नहीं बने। तो अमेरिका ने और जॉन गैडो ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये भ्रष्ट से चुनाव जीते हैं, भ्रष्टाचार करके क्या चुनाव में जीते हैं। क्या था 2010 में चाइना से स्ट्रेटेजिक ड्रोन सिस्टम को खरीदा था, यानी ये जो रडार सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी इन्होंने कहा चाइना से खरीदी थी। अमेरिका का तख्ता पलट हो रहा था। पहला, देखो, उनकी मन की पसंद की सरकार नहीं बनी। दूसरा, वहां की जो कंपनियां थी उनको भगा के अमेरिका कर दिया। तीसरा, उनकी जो कुछ कंपनियां थी उनका कंट्रोल बाहर कर दिया। अब चौथा, और पूरा ऑयल पर जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट कंपनी वेनेजुएला की पीडी भी ऐसे ही कर रही थी। अब जा बताओ, अमेरिका में दिक्कत हुई है कि नहीं हुई है? अब तो और चीट लगे वाले हैं, तो क्योंकि जो हुगो ये चाहता था कि हमेशा से वहां हमारी फेवर वाली सरकार रहे, जो हमारे साथ रहे, क्योंकि इनके पास है ऑयल रिसोर्सेज, और अमेरिका चाहता है कि ये ऑयल रिसोर्सेज पूरी दुनिया में न जाके ऐसे हमारे पास रहे और हम पूरी दुनिया में ट्रेड करें। ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जो बाद में जाके चेवरॉन जैसी कंपनी बनती है। ऑयल भी थी, जैसे गल्फ ऑयल हो गई, मोबिन ऑयल जैसी कंपनियां कहां अमेरिका से कहां पर आएंगे? वेनेजुएला में आएंगे। पहला वो गलती करने वालों है जिसकी गलती की वजह से आज निकोलस मादुरो के लांजे कहां जेल में डाल रहा है? कौन है? ट्रंप बब्बा ने। तो जय हिंद। 3 जनवरी 2026 को ट्रंप बब्बा ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी मिसेस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको अमेरिका के मैनहट्टन के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। केस चला जाएगा। आखिर कौन सा केस? तो उन पर आरोप है कि ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं। कहां से? वेनेजुएला से, जो कि लैटिन अमेरिका होते हुए उत्तरी अमेरिका, यूएसए और पूरे यूरोप में जाती है। जिनको नहीं पता तो अमेरिका का एक फिलाडेल्फिया नाम का शहर है, वो पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी सिटी के नाम से जाना जाता है कि वो वहां आपको रोडों पर ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिख जाएंगे, लेकिन वे ज़ॉम्बी नहीं, असल में वे ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा इतना ड्रग्स लेते हैं जिससे उनको पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी का आरोप किस पर लगा है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर, और इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया है। इसका कारण है कि निकोलस मादुरो की जो पत्नी है ये वकील हैं। यदि इनके हस्बैंड को बस अमेरिका ले जाया जाएगा तो उनकी पत्नी यहाँ पर एक बहुत अच्छी राजनीतिक सत्ता जमा सकती हैं और जनता का दिमाग भटका सकती हैं। किन के लिए? अमेरिका के खिलाफ। अब हम समझते हैं कि वेनेजुएला देश कहाँ है। तो वेनेजुएला देश दक्षिणी अमेरिका के ऊपर है। ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा कहलाता है। जिनको नहीं पता तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका है ये लैटिन भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यानी सिंपल कहें, दक्षिण अमेरिका में जितने देश हैं ये ऐसे देश हैं जो लैटिन भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, जैसे कि स्पेनिश बोलते हैं, पुर्तगाली बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो जो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका के ऊपरी हिस्से में स्थित है। वेनेजुएला है ये संसाधन से और तेल से, जंगल से, हर चीज से भरपूर है। जिनको नहीं पता तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल वगैरह है वो वेनेजुएला में है। आप सोच रहे हो गल्फ कंट्रीज का सऊदी अरब? जी नहीं, सऊदी अरब से कई गुना ज्यादा कहां पर है? वेनेजुएला पे है। अब सिंपल सी बात है, जहां पर इतने बड़े रिसोर्सेस होंगे वहां अमेरिका, रूस या चाइना इंटरफेयर ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब पावर के सिंबल्स होते हैं। जहां पैसा मिलेगा, जहां हथियार मिलेगा, ये सब चीज मिलेगी, वहां दुनिया इन्वॉल्व है। जहां आतंकवाद होंगे वहां अमेरिका, रूस या चाइना इन्वॉल्व होगा, और जहां पर कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होंगे वहां भी अमेरिका, चाइना और ये अवश्य होगा। देखो, आप साउथ अफ्रीका को देख लो, वहां डायमंड निकलते हैं, गोल्ड निकलता है, पूरा कंगाल है, गरीब है। और वैसे यहां देख लो अमेरिका का वेनेजुएला, यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल उपस्थित है, इसलिए आज भी कंगाल है, चपेटा बन गया है पूरा। किसकी वजह से? सिर्फ अमेरिका की वजह से। आखिर उनकी गिरफ्तारी का रीजन क्या है, इसके पीछे क्या हम चर्चा करते हैं। असल में जो वेनेजुएला है 1811 में स्पेन से आजाद हुआ था और तब से लेकर आज तक वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। 1811 से लेकर 1900 तक वेनेजुएला में हम किसी भी सरकार को एक कंप्लीटली सरकार के रूप में नहीं देख पाते हैं। वहां जब देखो तख्ता गिरते रहती, जो कि लगत के हम नेता बने, जो कि लगत हमारे नेता बनने लगे, यानी बहुत ज्यादा कमजोर वहां राजनीति है। इसका कारण भी क्या है? अमेरिका, रूस और चाइना ही है। दरअसल ऐसे देश जहां पर ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं वहां पर हर बड़ा सा बड़ा महाशक्ति इन्वॉल्व होती है ताकि उन रिसोर्सेस पे क्या कर ले, हम कब्जा कर ले। तो 1811 से 1900 तक वहां अस्थिरता थी, तख्ता पलट होते रहते थे। ये राष्ट्रपति बना, इसको टप्पा के दूसरा बन गया, एक बन गया, इसने संविधान चेंज कर दिया, ये बन गया, ऐसा ऐसा करके ऐसा चलता रहा। दिक्कत तब हुई जब 1910 और 1920 के वेनेजुएला में क्या हुआ, वो तेल की खोज, यानी क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं, जब इसकी खोज हुई तो पूरी दुनिया शॉक हो गई और वेनेजुएला गिल्ल हो गया। उसी टाइम पे वेनेजुएला में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, इंजीनियर नहीं थे, कोई भी ऐसी एजुकेशन वगैरह भी नहीं थी जो इस चीज को हैंडल कर पाए। अब देखो, तो ये तो पता है कि हमारे पास तेल की खोज हो चुकी है, हमारे पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन निकालने के लिए बहुत एक टीम चाहिए पड़ती है, इंजीनियर चाहिए पड़ते हैं, रिफाइनरी सिस्टम चाहिए पड़ता है, टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ती है। तो
ऐसी वेनेजुएला के पास एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जल्द ही वेनेजुएला वो गलती करने वालों है जिसकी गलती की वजह से आज निकोलस मादुरो कहाँ जेल में डाल रहा, कौन है, ट्रंप बब्बा ने। तो वो गलती ये थी, इनने अमेरिका से मदद ले ली। मर जाना लेकिन अमेरिका से मदद मत लेना, वो आपको उठा लेगा, एक दिन उठा के ऐसे कर देगा, वो बहुत मतलब मानेगा। तो उसने क्या किया, वेनेजुएला ने अमेरिका की जो कंपनीज होती हैं जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी जो बाद में एक्सॉन बनी, और एक कंपनी और है स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया जो बाद में जाके चेवरॉन जैसी कंपनी बनती है, और भी थी जैसे गल्फ ऑयल हो गई, मोबिन ऑयल जैसी कंपनियां कहाँ अमेरिका से कहाँ पर आएंगे, वेनेजुएला में आएंगे। अब कंपनी आने से क्या होगा, आप सोच के पागल हो जाओगे कि इनका जो मुनाफा होगा वो कितने कितने परसेंट होगा। तो आप सुन लो, करीब 80 से 90% जो भी मुनाफा होता था वो ये अमेरिकन ये कंपनी ले लेती थी, और बाकी 10 से 20% जो मुनाफा है वो कहाँ, वेनेजुएला की सरकार को। अब जा बताओ, इतना मुनाफा हो रहा है तो पूरी जनता हो का मेल है, कोहने मैंने सरकार को मैंने पूछ पा रहा हो। तो गरीबी अभी भी है, निर्धनता अभी भी है पूरी दुनिया की नजर में। यहाँ अब देश बहुत ज्यादा अमीर होने वाला है क्योंकि अमेरिका यहाँ कंपनी लेके आ गया, यहाँ का तेल आएगा, पूरे संसार में बिकेगा, ऐसा ऐसा होके ये देश अमीर हो जाएगा। बट ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 80-90% ऑयल तो एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जा रहा था, वो भी कम दाम में। देखो डबल फायदा, एक तो ये यहाँ से जो तेल निकल रहा है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है खुद रख रहे हैं, दूसरा कम दाम में अमेरिका को बेच रहे हैं, बाकी किसी देश में अभी क्रूड ऑयल नहीं बेच रहे हैं। अब कंपनियां यहाँ आ गई हैं लेकिन देश में अभी भी गरीबी नहीं जा रही, निर्धनता नहीं जा रही है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन ठप है, रोडवेज ठीक है, रोडवेज ठप है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है, जनता में बहुत ज्यादा असंतोष है। इतनी सारी कंपनियां होने के बाद भी कहां पर वहां इन्वॉल्व है। देखो अमेरिका का कितना खतरनाक प्लान है कि ये जो कंपनियां थी ये कहां, आपको लग रहा होगा कि वेनेजुएला में बिजनेस कर रही हैं, जी हाँ बिजनेस तो कर रही हैं, तेल को रिफाइन तो कर रही हैं, लेकिन ये इंटरप्ट करने लगी कहां पे, वेनेजुएला की सरकारों में। दरअसल ये क्या करते थे, उनको शुरू से देखते आया है, वो अमेरिका है पगला नजर रखते आया है कि इस देश में ऐसा है कोई भी तख्ता पलटवार कभी भी हो सकता है, जिसको पैसे देते जिसको कुछ भी करते वो कुछ भी कर सकता है। तो अमेरिका की इन कंपनियों ने फायदा क्या उठाया, इनने क्या किया, बिजनेस कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये बिजनेस के साथ साथ क्या जो पॉलिटिक्स होती है इनमें इंटरफेयर करने लगी। अब ये सरकार को गिराने लगी, किसी सरकार को सपोर्ट करने लगी, जो हमारे फेवर में जाएगा उसको हम फंडिंग दे देंगे, उसको हम पैसे दे देंगे, और वो कुछ ना कुछ करके इससे सरकार बन जाएगी, और बदले में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जो हमारी कंपनियों के लिए अच्छे होंगे, आपको ऐसे नियम बनाने होंगे जो कि अमेरिका के फेवर में जाएंगे, आपको ऐसे लोगों की नियुक्ति करनी होगी जो अमेरिका के फेवर में, अमेरिका के फायदा के फेवर में बात करेंगे। इसी का फायदा उठा के वहां पर करीब 1900 तक, सोचो 1811 से लेकर 1900 तक इस अमेरिका और अमेरिका की कंपनी की वजह से यहाँ से चमाचम होता रहा। अब वहां की जनता ने नोटिस करा कि ये सब गलत चीज क्यों हो रही है, जब कंपनियां हैं हमारे पास इतना ज्यादा रिसोर्सेस है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा विरोध किया, तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बना दी जो कि कहलाती है PDVSA। वेनेजुएला की एक सरकारी कंपनी थी जिसका काम था इन सब चीजों पर नियंत्रण करना और वहां से क्या निकालना, ऑयल निकालना। ये कंपनी वेनेजुएला की सरकार ने इन कंपनियों को नियंत्रण करने के लिए, साथ ही वहां पर खुद की ड्रिलिंग करने के लिए, खुद से रिफाइनरी करने की कंपनी बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी बहुत ज्यादा करप्शन हुआ क्योंकि इस कंपनी के जो लोग चला रहे थे वो अमेरिका नहीं चला रहे थे। इस कंपनी में जितने भी मैनेजमेंट वगैरह वो सभी थे वो इन कंपनियों से गिने चुने आदमी थे। अब जा बता, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आपने एक नई कंपनी बना दी जिसको नाम ले दिया सरकारी कंपनी, अब भ्रष्टाचारी लोग को इसमें अपॉइंट कर दिया, अब वो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। इतनी किल्लत आ गई तो वहां 1980 के दिनों में महंगाई भयानक बढ़ गई, गरीबी और बढ़ गई, तो वहां की जनता पगला के रे लगे जो का होगा, हमने तो कुछ अच्छो करवा गए थे, जो का होगा। गरीबी और इसी निर्धनता, इसी महंगाई के चलते हुए वहां की सरकार ने एक दूसरा फैसला लिया, इनने एक ऐसा फैसला लिया जो कि इनका, अब इन सरकार ने दूसरा महागंदा फैसला लिया। पहला गंदा फैसला इन्हें ये लिया था कि अमेरिका की कंपनी होने चले आए थे, दूसरा सबसे भद्दा और सबसे कचड़ा फैसला ये लिया कि इन्हें अमेरिका के IMF से लोन ले लिया। तो भैया जिनको नहीं पता तो ये IMF ये है जो दुनिया के छोटे छोटे देशों को लोन देता है, बाद में अमेरिका उनको धमकाता है, गरिया लेता है, रिसोर्सेस ले लेता है, ये सब कर लेता है। उनकी किस्मत फूट गई तो उन्हें अमेरिका के IMF से कहा कर लोन ले लो, और अमेरिका को IMF जब इन्हें लोन ले रहा हो तो इनसे जा कह रहा तो शर्तें हमारे अनुसार होंगे कि आपको सरकारी खर्च घटाने पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप ज्यादा पैसा नहीं लगाने हैं, एजुकेशन में पैसा नहीं लगाने हैं, जितना पैसा पूरे देश में जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जोन से रिसोर्सेज में, जोन से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी फील्ड में होते हैं सबको कम कर दो और हमारे ऐसी नीतियां बनाओ जो हमारे फेवर में हो। और वहां की सरकार ने कह दी हाउ, क्यों उन्होंने हाउ क्यों कहा, क्योंकि उनको पैसा की सख्त से सख्त जरूरत थी। अभी एम के पास पैसा नहीं था, इतनी सारी कंपनियां तो आ रही थी लेकिन 80-90% वो ले जा रही थी, क्योंकि पूरा ज्यादा हैंडल वे कर रही थी। तो वेनेजुएला की सरकार को दिमाग घुमा ही ना रहो तो ज्यादा चीज उनकी टूटने वाली थी, क्योंकि 1999 एक ऐसा टाइम आता है जहां एक नेताविज नाम का एक ऐसा नेता जो कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनता है, जिसकी वजह से आज का जो वेनेजुएला है वो इन्हीं की वजह से है। हम ये कह सकते हैं कि गेम चेंजर जो राष्ट्रपति हुए वेनेजुएला के अब तक वो यही है, कौन, हुगो चावेज। ये 1999 से लेकर 2013 तक रहे जब तक इनकी डेथ ना हो गई। देखो अमेरिका ये चाहता था कि हमेशा से वहां हमारी फेवर वाली सरकार रहे जो हमारे साथ रहे, क्योंकि इनके पास है ऑयल रिसोर्सेस, और अमेरिका चाहता है कि ये ऑयल रिसोर्सेस पूरी दुनिया में न जाके ऐसे हमारे पास रहे,
और हम पूरी दुनिया में ट्रेड करें और उनसे आएगा पैसा और पैसे से बढ़ेंगे अपनी इंडस्ट्री में लगाएं, अपना डेवलपमेंट में लगाएं, अपनी सेना में लगाएं। यही बात पता चली थी कि इनको हुगो चावेज को इनको पता था कि जो अमेरिका है अंदर से वेनेजुएला को क्या खोखला कर जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले एक बहुत अच्छा काम किया था। जो कंपनियां हैं जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, इन कंपनियों को नियंत्रण कम कर लिया और पूरा नियंत्रण किसको दे दिया? पीडीवीएसए को दे दिया। किसको? पीडीवीएसए को दे दिया गया। और साथ ही इस कंपनी का इन्होंने क्या नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी ये कंपनी जो पीडीवीसी है अब पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत होगी। इस पर 100% जो कंट्रोल था ये किसका हो गया? वेनेजुएला सरकार का था। अभी तक ऐसा नहीं था। अब यही कंपनी पूरे वेनेजुएला सरकार का ऑयल को क्या कंट्रोल कर रही थी। अभी भी कंपनियां थी, जैसे कुछ कंपनियां थी, लेकिन उनका पूरा कंप्लीटली जो नियंत्रण होता है वो जो कंट्रोल करे थे पूरे में, उनको नियंत्रण को बिल्कुल ना के बराबर ऐसा कर दिया है। 1999 ये बने, इनने इन कंपनियों के साथ एक चीज का सफाया कर दिया। इनने आईएमएफ की जो नियम शर्तें थी वगैरह वो रेफ्यूज कर देंगे, हट क्या नहीं मानने। तुम्हारी इन नीतियों की वजह से ही कौन हो रहा है? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी जनता आज गरीबी में है। आप देख रहे हो अमेरिका को कितने झटके लग रहे थे। अमेरिका का इंटेंशन क्या था? जैसे हुगो चावेज ये राष्ट्रपति बनते अमेरिका का तख्ता पलट हो रहा था। पहला देखो उनकी मन की पसंद की सरकार नहीं बनी। दूसरा वहां की जो कंपनियां थी उनको भगा के अमेरिका कर दिया। तीसरा उनकी जो कुछ कंपनियां थी उनका पूरा कंट्रोल बाहर कर दिया। अब चौथा और पूरा ऑयल पर जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट कंपनी वेनेजुएला की पीडीवी ऐसे ही कर रही थी। अब जा बताओ अमेरिका में दिक्कत हुई है कि नहीं हुई है? अब तो और चीटर लगे वाले हैं। तो क्योंकि जो हुगो चावेज होते हैं ये रूस से और चाइना से दोस्ती कर लेते हैं। अब कैसे? ये क्या करते हैं? रूस से डील करते हैं हथियारों की। जो एम सीरीज है, M30 विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, ये चाइना से खरीदते हैं। हरी भरकम फाइटर जेट्स खरीदते हैं जो कि एक टैंक तक उठा लगते हैं। और साथ ही इनने 2010 में चाइना के साथ भी एक संधि कर ली। चाइना से इन्होंने 2010 में चाइना से स्ट्रेटेजिक ड्रोन सिस्टम को खरीदा था। यानी ये जो रडार सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी इनने कहा चाइना से खरीदी थी। अब सिंपल सी बात है, अब दुनिया में कितनी महाशक्ति हैं? 3, अमेरिका, रूस और चीन। और जा बताओ जब अमेरिका के बाजू में, अमेरिका के बिल्कुल तरह है कौन? वेनेजुएला। अब इनकी दोस्ती दुनिया के सबसे बड़े बड़े राष्ट्र से हो जाए जिसको रूस और चाइना कहते हैं। अमेरिका के इन दो जनों से लगी पड़ी रहते हैं तो वो क्यों पसंद करेगा? कुछ ना कुछ तो करना है भाई। अपने पड़ोसी में कभी भी आतंकवादी को कोई रखना नहीं चाहता है, इसलिए अमेरिका इस तरह के क्या लेता है? एक्शंस लेता है। जैसे अमेरिका को यह पता चला कि रूस से इनने क्या हथियार ले लिए हैं और चाइना से इनसे कर्जा दे दिया है, अमेरिका को और गुस्सा आ गया। अब तो आईएमएफ भी दूर हो गया। अमेरिका ने तुरंत इनके ऊपर सेशंस लगा दिए, यानी वर्ल्ड ट्रेड से भी का लगभग बाहर करने की इन्हें कोशिश कर दी। बहुत सारे सेशंस लगा दिए कि तुम जो न कर पाओ, वो न कर पाओ। पर जो हुगो चावेज थे इन्हीं के नेतृत्व में ये सब हुआ। तब से लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अमेरिका को लग रहा था कि 2013 में जब इनकी डेथ हो जाएगी हुगो चावेज की, यानी जब इनकी डेथ हो गई तो अमेरिका को लगा अब हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन्हीं की जो हुगो चावेज थे इन्हीं के एक मंत्री थे जिनका नाम था क्या? निकोलस मादुरो। ये वेनेजुएला के क्या राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन सोचो अभी भी वहां पर महंगाई है, गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो बैलेंस नहीं हो गया था। इनने इतना ज्यादा पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतना ज्यादा पैसा लगा, जनता में बांट दिया। अब ज्यादा मार्केट में जब पैसा की वैल्यू आ जाएगी तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। तो वहां हाइपर इन्फ्लेमेशन हो गई है। जी हाँ, हम इसकी चर्चा एक वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। 2013 में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन जाते हैं, जिससे अमेरिका को और ज्यादा चीटा लग जाता है। 2018-19 तक ऐसे ही कंडीशन चलती है, महंगाई के साथ चलती है। अब बारी तब आती है जब 2018 में एक चुनाव होता है। उस चुनाव में फिर से कौन जीत जाते हैं? कौन? निकोलस मादुरो। लेकिन इनके एक विपक्षी नेता थे जो कि जॉन गैदो कहलाते हैं। इनने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये भ्रष्ट है, यानी ये गलती से चुनाव जीते हैं, यानी ये फ्रॉड से चुनाव जीते हैं। जी हाँ, अमेरिका के फेवर लेता है कौन? ये जॉन गैदो। अमेरिका ने और इनने किन पर? निकोलस मादुरो के ऊपर आरोप लगाया था 2018-2019 में कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं ये इलीगल तरीके से जीते हैं। और जब 1999 में कौन? हुगो चावेज जब वहां के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने संविधान का निर्माण भी किया था, उन्होंने संविधान का संशोधन भी किया था। उन्होंने एक अनुच्छेद बनाया था, अनुच्छेद 233। यानी यदि कोई व्यक्ति क्या करे, यदि चीटिंग से वहां का राष्ट्रपति बन जाए और यदि आपको ये चीटिंग पता हो, यदि राष्ट्रपति मर जाए तो आप क्या कर सकते हो? अनुच्छेद 233 के तहत आप अस्थायी रूप से राष्ट्रपति खुद को घोषित कर सकते हो और 1 महीने के अंतर्गत आपको चुनाव फिर से कराना होगा। तो क्या हुआ? इसका फायदा हुआ। सोचो, देखो जो निकोलस मादुरो थे ये बाकायदा चुनाव जीते थे, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था। वो तो चाहते कि हमारा व्यक्ति कौन? जॉन गैदो वहां का राष्ट्रपति बने, लेकिन वो नहीं बने। तो अमेरिका ने और जॉन गैदो ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये भ्रष्ट से चुनाव जीते हैं, भ्रष्टाचार करके क्या चुनाव में जीते हैं। तो ये जो जॉन गैदो होते हैं अनुच्छेद 233 के तहत खुद को अस्थायी राष्ट्रपति घोषित करते हैं। अच्छी फिल्म बनी, 2018-19 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं और 30 दिन के अंदर इन पर चुनाव करवाना था, लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ। क्योंकि जो निकोलस मादुरो थे इनके पास पूरी सेना थी, पूरा कंट्रोल था, पूरी गवर्नमेंट फेवर थी, वहां की जनता भी लगभग इनके फेवर में थी, क्योंकि इनने भी थोड़ा बहुत हल्का विकास करा था।
तो 2018-2019 से लेकर 2025 तक यही राष्ट्रपति है कौन, निकोलस मादुरो। और देखो अमेरिका कब 1999 से लेकर कहां 2025 तक वहां कुछ नहीं कर पा रहा है, ऑयल पर कंट्रोल भी नहीं है। दूसरा, इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो रही थी कहां, अभी हाल ही के दिनों में रूस, यहाँ चाइना में मीटिंग वगैरह हुई रही इनकी मित्रता रूस से है, चाइना से है, ये वेनेजुएला से भारत के भी संबंध सही है। तो पाकिस्तान तो अमेरिका को बहुत ज्यादा चीटा लगता है, तो अमेरिका क्या कर देता है, दुश्मनी ले लेता है, तो इसको बर्बाद कर दिया। फालतू का आरोप लगा दिया कि भैया ड्रग्स की सप्लाई यहाँ करते हैं, भले करते हो लेकिन ऐसा अभी कोई पता नहीं कि करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी बेस पर इन्होंने क्या कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व के तहत जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको हम निकोलस मादुरो कहते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया कि ससुरी जी पत्नी इनकी पढ़ी लिखी है, अब इन्हों जैसे उठा के ले जाए जनता के बीच महान बन जाए, अमेरिका के एंटी नेशनल स्लोगन स्टार्ट हो जाएंगे, एंटी अमेरिका के स्लोगन से स्टार्ट करवा देंगे। इस वजह से वो पत्नी के भी उठा ले गए। वो फिलहाल अमेरिका के कहा मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जहां उनके ऊपर केस वगैरह चल है। और अमेरिका ने कही है कि थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेते हैं, हम थोड़ी यहाँ कंट्रोल करेंगे। और इस रिएक्शन पर पूरी दुनिया में किसी ने भी अमेरिका से नहीं कहा कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, सब ये बक रहे हैं कहा कि हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पूरे ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके बाल बच्चे हों, बिल्कुल प्यार से बोल रहे हैं, अमेरिका को प्यार से बोल रहे हैं, कहा वेनेजुएला को। आधे से यूरोप के देश और लैटिन अमेरिका के आधे से ज्यादा देश तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, अब तेल बटेगा सब में, तो अमेरिका की ऐसी जीप चाट हो, अमेरिका को मुंह चाट हो, तो अमेरिका 2-3 ऐसी ड्रॉप भर के तुम्हारा भी दे दे। दूसरा, पूरी दुनिया में अमेरिका से कोई उलझना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल और स्ट्रेटेजिक है कि पूरी दुनिया के सिस्टम को डॉलर सिस्टम में चला रहा है। यानी दुनिया में कोई भी बिजनेस होगा डॉलर में होगा, और उससे बिना हो तो बदलो, दुनिया के सबसे एडवांस सीरीज उसके पास है हथियारों के, पूरी दुनिया को क्या हथियार बेचता है। दूसरी का में अभी महंगाई वगैरह चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का बब्बा बहुत चालाक आदमी है। चुनाव में यदि दूसरे देश का यदि कोई इशू बना दो, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री महान बन जाते हैं। तो वो जानबूझ के वेनेजुएला में उनको उठा लाओ कि देखो हम अपने देश में जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं उनको किडनैप करके अपने नेता ले आए हैं और उनके ऊपर केस दे हैं। वो इनडायरेक्टली ऐसा साबित करना चाहते हैं अमेरिका में कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, इनका चुनाव को नोबेल पुरस्कार चाहिए थे। दिक्कत वाली ये बात है, क्या यूएनओ कहाँ गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह कहाँ गए, जो किसी भी देश में कह लगते तुम ऐसा नहीं करो नहीं करो। जब बात ये लीबिया की होती है, जब बात ये सीरिया की होती है, तो पूरा यूनाइटेड नेशंस आ जाता है, पूरे देश यूरोपियन आ जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अब कहाँ गया, तो अमेरिका ने पता क्या हुआ, देखो वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन बिना परमिशन के यहाँ से उठा के ले आए, ये वहां से ऐसा कर लिए। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया इन पर क्या करती है, कौन क्या इस पर रिएक्शन देता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऊपर हमला क्यों किया, आखिर क्यों वहां के राष्ट्रपति को उठा कर ले लिया गया। हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर यहां तक समझा है। अब जो